सुप्रभात, स्वागत है आप सबका आज के इस ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। इस आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ, इस मनोकामना के साथ कि सपरिवार आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आनंद होंगे और प्रसन्न होंगे। और हमेशा की तरह जो हम सबकी अपेक्षा होती है, आपके माता पिता, आपके परिवारीजन और हम शिक्षकों की अपेक्षा होती है कि आप सब निश्चित रूप से अध्ययनरत होंगे, पढ़ते लिखते होंगे। अतिरिक्त समय है आपके पास इस लॉकडाउन जैसी स्थिति में, तो इस समय का सदुपयोग करते हुए आप अपने अध्ययन को, आप अपने शिक्षण को और अधिक पुष्ट कर रहे होंगे। इससे पहले कि आगे हम सब कुछ बात करें, कृपया एक बार आप अपने संकेत के माध्यम से सूचित कर दें कि मेरी आवाज आप सब तक सकुशल पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत से विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं। तो जीवन में अनुशासन का ध्यान रखते हुए सही समय पर सही कार्य किया जाए तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है। तो आप सब भी समयानुसार कक्षा के लिए उपस्थित रहें, इसका भी ध्यान रहे। तो आज की इस कक्षा में, जैसा आप मेरे ठीक पीछे शीर्षक देख रहे हैं, हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आज सबसे पहले हम लोग प्रश्न पत्र के प्रारूप के विषय में, उसकी रूपरेखा के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि आपके प्रश्न पत्र में, जो आपके परीक्षाओं के अंतर्गत आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो वह 2 खंडों में विभाजित होता है। ठीक, जिसमें पहले खंड में व्याकरण होता है और दूसरे खंड में साहित्य भाग होता है। तो साहित्य भाग के अंतर्गत हम 2 पुस्तकें पढ़ते हैं। साहित्य सागर के में ही वो दोनों ही पुस्तकें सम्मिलित हैं, संक्षिप्त कहानियां और पद्य भाग या कविताएं। ठीक है, इन दोनों पुस्तकों का अध्ययन हम सब करते हैं साहित्य भाग के अंतर्गत, यानी खंड ख के अंतर्गत। अब हम ये सब समझेंगे कि खंड क में, यानी व्याकरण खंड में, हमें किन किन व्याकरणिक अवयवों का अध्ययन करना है और उनके लिए जो निर्धारित अंक होते हैं, उनकी रूपरेखा क्या होती है, वह किस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। मेरी आवाज आप सब तक सकुशल पहुंच रही है? धन्यवाद। तो आपको कक्षा प्रारंभ होते समय ही बताया गया होगा कि जो आपका हिंदी का प्रश्न पत्र होता है वह 100 अंकों के लिए निर्धारित होता है, जिसमें साहित्य खंड के लिए 40 अंक निर्धारित होते हैं और व्याकरण खंड के लिए भी 40 अंक निर्धारित होते हैं। 20 अंक जो बचे वह आपके आंतरिक मूल्यांकन के लिए होता है। तो इस प्रकार आप यह देखते हैं कि जितना महत्व आपके साहित्य खंड का है, यानी संक्षिप्त कहानियों और पद्य खंड का है, उतना ही महत्व आपके प्रश्न पत्र में, आपके पाठ्यक्रम में व्याकरण का भी है। ठीक है, तो कक्षा 9 के स्तर पर आने के बाद हम सबसे यह अपेक्षा की जाती है, हमसे यह उम्मीद की जाती है कि व्याकरण के अंतर्गत हम जिन भी विषय वस्तुओं को पढ़ते हैं या उनके विषय में लिखते हैं, उस पर हमारी जो जानकारी है, उस पर हमारा जो ज्ञान है, वह सविस्तार होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं प्रश्न पत्र को। प्रश्न पत्र में पहला खंड जो होता है वह व्याकरण के अंतर्गत दिए गए प्रश्न होते हैं और यह 40 अंकों के लिए निर्धारित होता है। यानी व्याकरण भाग जो होता है वह 40 अंकों के लिए निर्धारित होता है और इन 40 अंकों में 4 प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, व्याकरण खंड के अंतर्गत 4 प्रश्न दिए जाते हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था कि व्याकरण के लिए आप एक कॉपी बनाइएगा और उस व्याकरण की कॉपी में जो भी आपको बातें कही जाएंगी या जो भी प्रश्न दिए जाएंगे या जो भी निर्देश दिया जाएगा, उसके अनुसार आप सब कार्य करेंगे। ठीक, तो जो 4 प्रश्न दिए जाते हैं व्याकरण खंड में, उसमें जो पहला प्रश्न होता है वह प्रस्ताव लेखन का होता है या निबंध लेखन का होता है। ठीक है, अब इस प्रस्ताव लेखन में अनेक प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी विषय पर आपके विचार पूछे जाते हैं, किसी विषय पर लेख लिखने को कहा जाता है,
किसी विषय पर निबंध लिखने को कहा जाता है, या किसी चित्र को आधार बनाकर उस पर कोई मौलिक कहानी या आपके विचार प्रकट करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न प्रस्ताव लेखन या निबंध लेखन या चित्र आधारित मौलिक लेखन से संबंधित होता है, और यह प्रश्न होता है 15 अंकों के लिए। ठीक, पहले प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित होते हैं। हमने आपसे पिछली कक्षा में भी कहा था, एक बार पुनः आप सबको स्मरण करा दें, याद करा दें कि अगर मेरी किसी बात से आपकी सहमति है, यानी अगर हम आपको सही निर्देश दे रहे हैं, तो सर हिलाने का पैसा नहीं लगता है, और उससे यह पता चल जाता है कि आप सक्रिय रूप से इस कक्ष शिक्षण में सहभाग कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न जो प्रस्ताव लेखन या निबंध लेखन या चित्र आधारित लेख या मौलिक कहानी लेखन होता है, वह 15 अंकों के लिए निर्धारित होता है। दूसरा प्रश्न जो होता है वह पत्र लेखन के लिए होता है। पत्र लेखन में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र होते हैं। इन सब के विषय में आपने कक्षा 6, 7, 8 में पहले भी पढ़ा है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो दूसरा प्रश्न होता है पत्र लेखन से संबंधित, और इसके लिए 7 अंक निर्धारित होते हैं। ठीक, जिसमें आपको कोई 2 प्रश्न पत्र के रूप में दिए जाएंगे, और उसमें से किसी एक पत्र के विषय में आपको लिखना होता है। तीसरा प्रश्न होता है अपठित गद्यांश पर, यानी कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित होता है, जिसमें एक गद्यांश दिया जाएगा जो आपके पाठ्यक्रम से नहीं होता है। वह गद्यांश आपको कहीं से भी दिया जा सकता है, इसीलिए उसको अपठित कहते हैं, यानी न पढ़ा हुआ। तो एक आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा, और उस गद्यांश पर आधारित करके 5 प्रश्न नीचे दिए जाते हैं। उन 5 ही प्रश्नों का उत्तर आपको उस अपठित गद्यांश के आधार पर लिखना होता है। ठीक है, कक्षा 6, 7, 8 में भी आपने अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तर लिखे हैं, लेकिन कक्षा 9 में यह स्तर थोड़ा बढ़ जाता है। कक्षा 8 तक आप एक पैराग्राफ का अपठित गद्यांश पाते थे, लेकिन यहाँ पर 2 या 3 पेज का अपठित गद्यांश भी आपको दिया जा सकता है, और उस पर बेस करके, उस पर आधार बनाकर 5 प्रश्न दिए जाते हैं, और 5 प्रश्न के आपको उत्तर देने होते हैं। चूंकि इस अपठित गद्यांश के लिए 10 अंक निर्धारित होते हैं और इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह आप स्वयं समझ गए होंगे कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के लिए होता है। ठीक है, और चौथा प्रश्न होता है व्यवहारिक व्याकरण। इस व्यवहारिक व्याकरण के लिए 8 अंक निर्धारित होता है प्रश्न पत्र में, और इसमें आप एक तरह से कह सकते हैं इस 8 अंक के लिए 8 प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पर्यायवाची पूछा जाता है, आपसे विलोम पूछा जाता है, आपसे भाववाचक संज्ञा बनाने को पूछा जाता है, आपसे समानार्थी पूछा जा सकता है। ठीक, आपसे वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत, वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मुहावरे का वाक्य प्रयोग पूछा जाता है। तो इस तरह से इनमें से प्रत्येक के लिए 1-1 अंक निर्धारित होता है। ठीक, और यह 8 अंकों के लिए होता है। अब इस व्याकरण खंड के महत्व को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यह जो व्याकरण खंड होता है यह अनिवार्य होता है, यानी व्याकरण खंड के अंतर्गत जो 4 प्रश्न दिए जाते हैं आपके प्रश्न पत्र में, उन चारों ही प्रश्नों के उत्तर लिखना आपके लिए अनिवार्य है। उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है, चारों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने। ठीक है, अब इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात आप समझ लें, चूंकि व्याकरण से संबंधित है तो आप इसको निश्चित जान लें कि यदि आपने सही सटीक लिखा है तो आपको पूर्णांक प्राप्त होता है, लेकिन अगर कहीं भी आपने एक अनुस्वार तक की गलती कर दी तो उसमें आपको आपके अंकों की हानि भी होती है। खासकर जो चौथा प्रश्न होता है व्यवहारिक व्याकरण, इस प्रश्न खंड में यदि आपसे पूछा गया कि आप अंक लिखिए, या कोई भी आपसे पूछा गया शब्द
और उस शब्द का विलोम आपसे पूछा गया, ठीक है, और शब्द का विलोम लिखने में आपने कहीं एक मात्रा की, एक बिंदी की गलती कर दी, या वाक्य प्रयोग बनाने में पूरे वाक्य में आपने कोई एक त्रुटि कर दी, तो आपका पूरा अंक कट जाता है, ठीक है। तो इसलिए व्यवहारिक व्याकरण भाग जो है, जहां एक ओर आपको पूर्णांक दिलाने वाला होता है, वहीं दूसरी ओर आपकी छोटी सी गलती के कारण आपके अंक भी इसमें बड़े ही सरलता से कट जाते हैं। इसलिए इस खंड को ध्यानपूर्वक, गंभीरता से, आप तन्मयता के साथ पढ़िए, समझिए, और फिर उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। वैसे भी अभी आपने कक्षा 8 तक में पढ़ा होगा, पाठ 1 में ही पढ़ा होगा, भाषा, लिपि एवं व्याकरण के अंतर्गत, कि व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, व्याकरण की पहचान क्या है, इसका महत्व क्या है। व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है, ठीक है। तो यदि आप हिंदी को, चाहे अंग्रेजी को, या किसी भी भाषा को, संस्कृत को आप शुद्ध रूप से बोलना या लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग व्याकरण को ठीक प्रकार से पढ़ें, उसका हमें सम्यक ज्ञान हो, उसका सही ज्ञान होना चाहिए। तो ये 4 प्रश्न होते हैं, चारों प्रश्न 40 अंक के लिए होते हैं। बाकी मैंने आपसे कहा ही कि जो शेष 40 अंक हैं वह साहित्य खंड के लिए होते हैं, जिसमें 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं। 6 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं साहित्य खंड के अंतर्गत, 3 प्रश्न संक्षिप्त कहानियों से और 3 प्रश्न पद्य भाग से, जिनमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। हर प्रश्न 10 अंक के लिए होता है साहित्य खंड में, तो 10 गुणे 4 यानी 40 अंक ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आशा है कि आप सब व्याकरण खंड के प्रारूप को या इसकी रूपरेखा को समझ चुके होंगे। यदि किसी के मन में कोई दुविधा होगी, कोई अगर प्रश्न होगा, तो उस प्रश्न को आप पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद। तो अब इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न होता है वह होता है प्रस्ताव लेखन का, या निबंध लेखन का, या चित्र आधारित प्रश्न होते हैं। निबंध लेखन किसे कहते हैं? आप लोगों ने कक्षा 8 तक में कई बार लिखा है, तो आप में से यदि कोई बताना चाहे कि निबंध लेखन या प्रस्ताव लेखन किसे हम कहते हैं, तो आप बता सकते हैं। देव मिश्रा बताएं। सर, किसी चीज के बारे में संक्षिप्त रूप से बताना, उसे, उसके बारे में हर चीज को बताना उससे। ठीक, मतलब मान लीजिए कि अगर कहा जाए परोपकार, ठीक है, वैसे ये कोई चीज नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपके अनुसार परोपकार, तो हमने कहा कि परोपकार हम सबको करना चाहिए, जीवन में परोपकार का बहुत महत्व है, परोपकार करने से हमें लाभ होता है, दूसरों को सुख प्राप्त होता है। तो ये संक्षिप्त रूप में हो गया। क्या ये निबंध है? नहीं। अक्षिता? सर, किसी भी चीज के बारे में विस्तार में जानकारी देना, कि परोपकार, उसमें कई सारी कहानियों को भी मिला के, मतलब विस्तार से किसी चीज के बारे में जानकारी देना कह सकते हैं। उर्वशी? सर, किसी विषय के बारे में विस्तार रूप से समझाना, उससे रिलेटेड कुछ चीजों को जोड़ के उससे एक पैराग्राफ बनाना, या बहुत सारी चीजों के बारे में लिखना, जैसे उसके अच्छे भाव, उसके बुरे साइड इफेक्ट्स हो सकते। ठीक, हिंदी अंग्रेजी दोनों। प्रिया मिश्रा बताएं। प्रिया? मयंक? सर, परोपकार मतलब इसका अप्लाई करना। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा अपना स्थान परिवर्तन करिए और उसके बाद। परोपकार। चलिए बाकी लोगों से पूछ लेते हैं, तब तक आपकी बारी। सर, किसी भी विषय के बारे में बहुत ठीक, गुण के बारे में बताना।
तो निबंध या प्रस्ताव लेखन किसे कहते हैं? किसी भी विषय पर, चीज पर नहीं, किसी भी विषय पर जब सविस्तार हम अपने विचार प्रकट करते हैं तो वह निबंध या प्रस्ताव लेखन के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसी विषय पर या किसी विषय वस्तु पर सविस्तार अपने भावों या विचारों को प्रकट करना या लिखना, प्रकट करना मतलब लिखना, वह प्रस्ताव लेखन या निबंध लेखन के अंतर्गत आता है। ठीक है, देव जी संक्षिप्त रूप में जब आप लिखते हैं तो वह अनुच्छेद हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप उसको सविस्तार लिखते हैं तो वह प्रस्ताव लेखन हो जाता है। अब सविस्तार में क्या हो सकता है? सविस्तार में विषय से संबंधित परिधि आर्या, ठीक है कि प्रसन्न होने का आपको अधिकार है, लेकिन इतना प्रसन्न होने का नहीं है कि लगातार आप बातचीत करती रहें या हंसती रहें। शांत और सीधा होकर बैठिए, अन्यथा कक्षा से आपको निकाला भी जा सकता है। परिधि, तो बहुत से तथ्य आप इस निबंध के अंतर्गत रख सकते हैं, बहुत से ऐसी बातें आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं जो उस विषय से संबंधित होती हैं। ठीक है, यानी किसी भी विषय से संबंधित जब आप अपने विचारों को कुछ तथ्यों के माध्यम से, कुछ आंकड़ों के माध्यम से आप सविस्तार लिखते हैं तो वही निबंध कहलाता है। ठीक है, तो और इसके बाद दूसरा जो प्रश्न होता है वह होता है पत्र लेखन का। पत्र लेखन में आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के बारे में आपने बहुत पढ़ा है। ठीक है, और औपचारिक पत्र वे होते हैं जो हम किसी अपने अपरिचित को, यानी किसी अधिकारी को, पदाधिकारी को लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो हम अपने किसी परिवारीजन को, सगे संबंधी को, रिश्तेदार को या किसी ऐसे व्यक्ति को हम लिखते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ठीक है, अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और औपचारिक पत्र वे होते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, जो किसी अधिकारी को लिखा जाता है, पदाधिकारी को लिखा जाता है, किसी विभाग में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आप प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हैं, जैसे आप शहर के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखते हैं, जैसे आप नगर निगम को पत्र लिखते हैं, तो इनको हम लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। ये हमारे रिश्तेदार नहीं होते हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे लोग औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके विषय में आप सबने बहुत पढ़ा है, बहुत जाना है, तो बहुत इसके बारे में बताने की आवश्यकता भी नहीं है। अब जो हमने आपसे कहा था कि आप एक कॉपी बनाइएगा व्याकरण की, और उस व्याकरण की कॉपी में आपको जो भी विषय दिया जाएगा लिखने के लिए, उस विषय को आप लिखेंगे, समयानुसार लिखेंगे, और उसको जब भी आपसे कॉपी मांगी जाएगी आप उस कॉपी को सबमिट करेंगे। ठीक है, तो अभी आप साहित्य खंड के अंतर्गत किन किन पाठों को पढ़ चुके हैं? कौन बताएगा? पार्थ। सर, बात अठन्नी की, जी, साखी और गिरधर की कुंडलियां। गिरधर की कुंडलियां। सर वर्कबुक में जो आपने जो आंसर्स भेजे थे उसमें जो क्वेश्चन है हम लोग के, मतलब मेरी बुक से थोड़े अलग हैं, पता नहीं दूसरों के साथ ये प्रॉब्लम है कि नहीं, लेकिन मेरे बुक में मतलब कुछ क्वेश्चन में मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। कहाँ पे थोड़े बहुत जगह पे मतलब क्वेश्चन शायद जैसे सात संबंध से कवि क्या तात्पर्य है और उसका मतलब केंद्रीय भाव क्या है, आपके बुक में था, लेकिन मेरे बुक में ये केंद्रीय भाव वाला क्वेश्चन काट दिया। कोई बात नहीं, ये हमने शुरू में भी आपसे कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि परीक्षाओं में आपसे आपके इसी वर्कबुक के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाएं। ठीक, शुरू में ही हमने आपसे कहा था, क्योंकि खासकर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हमने कहा था, क्योंकि आपके विद्यालय में जो वर्कबुक आप पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि दिल्ली के किसी स्कूल में यही वर्कबुक चलता हो। ठीक है,
पब्लिकेशन एक है, लेकिन हो सकता है कि उसके प्रकाशन में वर्ष का अंतर हो, इसलिए दूसरी वर्कबुक चलती हो। जैसे मेरे पास जो वर्कबुक है वह वर्कबुक पुरानी है, ठीक है, और आपके पास जो वर्कबुक है, आप में से बहुत से विद्यार्थियों के पास वह एकदम नई वर्कबुक है, तो उसमें कुछ प्रश्न परिवर्तित हैं, कुछ प्रश्न बदले हुए हैं, ठीक है। अब उन प्रश्नों के उत्तर आप यदि स्वयं लिख सकते हैं तो ठीक है, अगर किसी प्रश्न में आपको कोई असुविधा होती है तो उससे संबंधित प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका उत्तर हम आपको बता देंगे। केंद्रीय भाव का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया। जैसे आप किसी पोयम को पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो उसका सेंट्रल आइडिया आपसे पूछा जाता है कि उस पोयम में मेनली कौन सी बात कही गई है, तो उसको 4-5 पंक्तियों में आप लिखते हैं। तो ये जो 7 संबंध की मसी करो लेखनी सब बन रहा है, इस दोहे का केंद्रीय भाव क्या है? इस दोहे का केंद्रीय भाव आप 2-3 पंक्तियों में ऐसे कह सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे का केंद्रीय भाव या प्रस्तुत दोहे में कवि कबीर दास जी यह बताना चाहते हैं कि चूंकि ईश्वर के गुण अनंत हैं, ठीक है, इसलिए हम उन्हें लिख नहीं सकते, उनका पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते। भले ही यदि हम 7 समुद्रों के जल को स्याही बना लें, जंगल के सभी पेड़ों को लेखनी बना लें यानी कलम बना लें, सारी धरती को कागज मान लें, फिर भी हम ईश्वर के गुण को नहीं लिख सकते क्योंकि उनके गुण अनंत है, ठीक है। तो यही केंद्रीय भाव हो गया। एक तरह से मान लीजिए जो उस दोहे का अर्थ है उसको थोड़ा संक्षिप्त करके आप लिख दीजिए, यही केंद्रीय भाव हो गया, ठीक, सेंट्रल आइडिया। तो जो प्रश्न आपसे आपके वर्कबुक में थोड़े अलग हैं, अगर उन प्रश्नों के उत्तर आप समझते हैं, लिख सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको कोई दुविधा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप सबको जब भी पढ़ाया जाता है कोई भी पाठ, तो उस पाठ से संबंधित जो बातें आपको कही जाती हैं, एक्सप्लेन की जाती हैं, उन पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके वर्कबुक में वो प्रश्न न आए जो बोर्ड में आपसे पूछ दिया जाए, लेकिन ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि जो आपको बातें इस ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से या कक्षाओं में जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो जो बातें बताते हैं उससे अलग आपसे प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग हर वो बात आपको किसी भी पाठ से संबंधित बता देते हैं जिनसे कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको उसका उत्तर लिखने में समर्थ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको कृपया आप समझते रहे। अब इसके बाद व्याकरण खंड में आप आइए, पेज नंबर जहां निबंध है, पेज नंबर 49 पर चौथा निबंध है, पेज नंबर 49 यानी 49। पेज नंबर 49 पर प्रश्न दिया गया है यानी चौथा निबंध दिया गया है कि प्रेम से सामाजिक तथा राष्ट्रीय संबंध बढ़ते हैं, प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर अपने विचार प्रकट करिए या प्रस्तुत करिए। सबको मिल गया? परिधि आर्या अनम्यूट कीजिए अपने आप को। परिधि अनम्यूट कीजिए, आवाज आ रही है? परिधि आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद कुछ तकनीकी कारण होगा, खराबी होगी। तो इसमें जो प्रश्न दिया गया है कि प्रेम से सामाजिक तथा राष्ट्रीय संबंध बढ़ते हैं, प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत करिए। ये चौथा जो प्रश्न है या चौथा निबंध है, इस निबंध को आपको अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। अभ्यास के लिए चाहे तो देखकर भी लिख सकते हैं, और यदि आप अपने आप को थोड़ा भी विवेकवान विद्यार्थी समझते हैं, थोड़ा बुद्धिमान समझते हैं, तो इस निबंध को एक बार पढ़िए और पढ़ने के बाद स्वतः अपने मन से अपने विचारों को आप लिखिए कॉपी में, ठीक है। देखकर लिखने में कोई बहुत महानता नहीं है,
लेकिन जब आप अपने शब्दों में लिखते हैं इस विषय को पढ़ने के बाद, तब जाके वास्तव में आपका अभ्यास होता है। तो इस निबंध को आपको लिखना है कि प्रेम से सामाजिक तथा राष्ट्रीय संबंध बढ़ते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग परिभाषित करें, थोड़ा सा व्याख्यायित करें, तो आपको लगता है कि प्रेम से सच में संबंध बढ़ते हैं? बिल्कुल। आज के समय में हम लोग देखते हैं कि सब व्यक्ति अपने कार्यों में लगे हुए हैं। आप विद्यार्थी हैं, अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं, हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाने में लगे हुए हैं, बाकी जीवन के जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग हैं, सभी लोग अपने कार्यों में लगे हुए हैं। इतनी व्यस्तता है कि मानवीय मूल्यों का धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपका हालचाल पूछ सकें, आपके पढ़ाई में कोई दुविधा है, परेशानी है, उसको पूछ सकें। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपने प्रश्नों को, अपने दुविधाओं को, शंकाओं को, आप समस्याओं को हम सबके समक्ष रख सकें। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आज के समय में एक शिक्षक और शिष्य के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंधों का भी ह्रास होता जा रहा है। आप अपने घर में अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं, आपके घर में आपके अभिभावक घर के खर्चे को चलाने के लिए अपने काम में व्यस्त हैं, तो हम लोग देखते हैं कि भावनात्मक रूप से वो लगाव हम लोग का धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो वो लगाव कम हो रहा है, प्रेम कम हो रहा है। ठीक है, अब उसके कारण बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। हम लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते, हम अपने मन के विचारों को, भावों को, अपने परेशानियों को अपने ही घर में कह नहीं पाते। तो ये सब जो मानवीय ह्रास हो रहा है, मानवीय मूल्यों का, इसको रोकने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वह है प्रेम। और यह प्रेम इतना छोटा शब्द नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति से करें, ऐसा नहीं कि हम केवल अपने माता पिता से करें। यह बड़ा व्यापक शब्द है। आप इसको अपने समाज से कर सकते हैं, अपने राष्ट्र से कर सकते हैं, अपने परिवार से कर सकते हैं। और जिससे जितना ही अधिक आप प्रेम करते हैं, उसके साथ आपका संबंध उतना ही अधिक प्रखर होता जाता है, मजबूत होता जाता है। जब आप राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो राष्ट्र के प्रति आपके मन में इतनी भक्ति होती है, इतनी सेवा भावना होती है कि देश की किसी भी समस्या को देखकर, सुनकर, समझकर आपको कष्ट होता है। और यही प्रेम होना चाहिए। हमको अपने माता पिता से इतना प्रेम होना चाहिए कि यदि उनको कोई समस्या है तो उस समस्या से हमको भी दुखी होना चाहिए, यदि वो दुखी होते हैं तो। ठीक है, और अगर इसको आप राष्ट्रीयता के लिहाज से देखें या सामाजिकता के लिहाज से देखें, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम अपने राष्ट्र से प्रेम करेंगे, अपने समाज से प्रेम करेंगे, तभी हम अपने राष्ट्र या समाज के हित के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है, यदि हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, केवल अपने आप से हम प्रेम करते हैं, तो हमारे पास समय ही नहीं होगा कि हम अपने परिवार, समाज या राष्ट्र से प्रेम के विषय में सोचें, उनकी सेवा के विषय में सोचें। ठीक, तो इस प्रेम को हमें जहां तक संभव हो सकता है वहां तक उसको प्रसारित करना चाहिए। हमें अपने समाज से, अपने राष्ट्र से अपने प्रेम को प्रदर्शित करना चाहिए। और यही प्रेम है जो हमारे जीवन का आधार है। इसी प्रेम के कारण हम इस धरती पर जीवित हैं। इसी प्रेम के कारण हमारे पिता हमसे प्रेम करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, परिवार हमसे प्रेम करता है, हम उनसे प्रेम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है। यदि आपसी प्रेम, हम सबका सौहार्द या दया की भावना या सहानुभूति, परोपकार, भाईचारा, ये सब संबंध आपसी समाप्त हो जाए तो हम पशुवत हो जाएंगे, यानी पशु के समान हो जाएंगे, और फिर जीना हम लोगों का मुहाल हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आप एक रोटी फेंकिए अपने घर के बाहर, और अगर दो कुत्ते हैं, दोनों एक ही जाति के हैं, क्योंकि कुत्ता है, एक ही जाति बिरादरी से आ गया, तो वो दोनों कुत्ते भले ही उसमें एक कुतिया हो और उसके दूसरा उसका बच्चा हो, लेकिन जब आप रोटी फेंकते हैं तो दोनों ही लड़ जाते हैं आपस में। वहां माँ बेटे का संबंध वह नहीं देखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच प्रेम नहीं होता है। उस समय वह व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सोचते हैं, इसलिए दोनों चाहते हैं कि रोटी हम ही को मिले, और उस समय वह बेटा अपने माँ को और माँ अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर देता है। यही चीज हम सबके भीतर नहीं है। हम लोगों के अंदर प्रेम है, इसीलिए इस तरह का पशुवत व्यवहार हम नहीं करते हैं। इस प्रेम को हमको
बना कर रखना है, बढ़ा कर रखना है। जितना ज्यादा हम अपने समाज से, परिवार से और राष्ट्र से प्रेम करेंगे, हमारा समाज या हमारा राष्ट्र उतना ही अधिक उन्नत होता जाएगा। एक 2-3 इसमें पंक्तियां दी गई हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह एक पद है, इसको कि पूरा संसार पुस्तक पढ़ लेता है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ लेता है, बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझ लेता है, लेकिन जो प्रेम का 2.5 अक्षर है, प एक अक्षर, म एक अक्षर और र जो रेफ वाला है वो 2.5 आधा अक्षर, तो इसको मिला के जो 2.5 अक्षर बने, इस प्रेम के विषय में कोई नहीं पढ़ पाता है, इस प्रेम को कोई नहीं जान पाता है। तो सारा ज्ञान आपका एक तरफ और प्रेम के विषय में आपको जानकारी नहीं है, तो आपका सारा जो ज्ञान है पुस्तकीय वो निरर्थक है। उसी तरह एक और पद इसमें है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भित, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर। कि हम सब प्रेम करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम क्या है? जो आत्मबली पर निर्भर हो, यानी जिस प्रेम में हम परोपकार करते हो, अपने स्वार्थ की चिंता न करके दूसरों के हित की चिंता करते हैं, वह सच्चा प्रेम होता है। तो इसको आप निबंध को लिखेंगे अपने उसमें कॉपी में, और इसके साथ साथ एक प्रश्न और आपको दिया जाएगा पेज नंबर 129, पेज नंबर 149 पर एक पत्र दिया गया है अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत। अपने मित्र को पत्र लिखकर इंटरनेट के प्रयोग से होने वाले लाभ और हानियों पर प्रकाश डालिए, साथ में उसे यह भी बताइए कि इसका सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, अपने मित्र को पत्र लिखकर इंटरनेट के प्रयोग से होने वाले लाभ और हानियों पर प्रकाश डालिए, साथ में उसे यह भी बताइए कि इसका सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। आज के समय में, बल्कि अभी तुरंत आप इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटरनेट के प्रयोग से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप इस कोरोना के या कोविड के विपद काल में आप देख रहे हैं कि जो आपके जीवन की, अब तक के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी पढ़ाई, वह इसी इंटरनेट के माध्यम से आज सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है, तो इंटरनेट का जो लाभ है उसका लाभ आप आज के समय में प्राप्त कर रहे हैं। कहा जाता है कि किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या किसी भी वस्तु के 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो जहां एक और किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से या किसी भी चीज से हमें लाभ मिलता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी हानियां भी होती है। अगर आप किसी भी चीज की अति करते हैं, उसका आप अधिक प्रयोग करते हैं, क्षमता से अधिक या उसके समय से अधिक, तो वह दुरुपयोग की श्रेणी में चला जाता है। अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी कार्य में हमें अति नहीं करना चाहिए। तो जब आप इसी इंटरनेट का, जिसका अभी आप लाभ ले रहे हैं, इसका आप बहुत अधिक उपयोग करने लगेंगे, तो वह दुरुपयोग की श्रेणी में चला जाएगा। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं हम फोन से पढ़ लेते हैं। जैसे आज के समय में बहुत से विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं तो कॉम्पिटिशन्स की, वो कहते हैं कि हम तो फोन से ही पढ़ लेते हैं। आप इस चीज को निश्चित जान लें कि केवल फोन के माध्यम से आपकी अस्थायी पढ़ाई हो ही नहीं सकती, या आपका ज्ञान अस्थायी हो ही नहीं सकता। बिना पुस्तकों का सहारा लिए हम जो भी पढ़ेंगे वो अस्थायी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब तक आपकी कक्षाएं संचालित होती हैं तब तक आप अपने फोन के सहारे पढ़िए, लेकिन जो ही आपकी कक्षाएं समाप्त होती हैं उसके बाद आपके जिस भी विषय में, जिस भी शिक्षक ने जो भी बात पढ़ाई है, उसको आप अपने पुस्तक में देखकर एक बार उसको कंफर्म करें, उसको बार बार पढ़ें, और तभी जाके वह जो आपका ज्ञान है वह स्थायी हो सकता है। अनुभव शुक्ला जी, कोई प्रश्न है आपका? गुड मॉर्निंग सर। प्रभात Sir, can you, because of network connection was lost, that's why I have not got that what to write in the copy. Can you please repeat it again? अच्छा, ठीक, बताते हैं। निर्मित प्रश्न। सर गुड मॉर्निंग। सर मुझे भी वही पूछना था, मेरा भी नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। बता दीजिए क्या पूछना था।
सर कौन कौन सा क्वेश्चन कॉपी में लिखना? ठीक, तो हमने आपसे कहा है कि साहित्य खंड में तो आप वर्कबुक लिख लेते हैं, वर्कबुक में अपने प्रश्नों का उत्तर आप दे लेते हैं, लेकिन व्याकरण खंड में हम लोग अभ्यास कैसे करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो उसके लिए जरूरी है कि जो भी व्याकरण के अंतर्गत 4 प्रश्न दिए जाते हैं आपके प्रश्न पत्र में, उनको हम लिखकर अभ्यास करें। ठीक है, निबंध आपने बहुत लिखा होगा कक्षा 8 तक, लेकिन अब तक जो आप निबंध लिखते थे वो आप बहुत कम शब्दों में लिखते थे, 200 शब्दों में लिखते थे या 180 शब्दों में लिखते थे। लेकिन अब जो आपको निबंध लिखने हैं वे निबंध कम से कम 250 शब्दों के होने चाहिए, 250 शब्दों के। ठीक है, कम से कम 2 पेज आपका निबंध होना चाहिए। और वैसे भी इस कक्षा 9 के स्तर पर आते आते जब आप किसी भी विषय पर अपनी बात कहेंगे तो ये माना जाता है कि उस विषय पर आपका ज्ञान इतना ज्यादा व्यापक होगा, विस्तृत होगा कि कम से कम आप 2 पेज में वो बात तो अपनी कहेंगे ही कहेंगे, आगे भी बढ़ सकते हैं लेकिन समय का ध्यान रखते हुए। तो हमने आपसे कहा था कि पेज नंबर 49 पर अनुभव और निर्मित दोनों, बाकी आप लोग भी ध्यान से सुन लें कि पेज नंबर 49 पर प्रश्न संख्या 4 एक निबंध के रूप में दिया गया है कि प्रेम से सामाजिक तथा राष्ट्रीय संबंध बढ़ते हैं, प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। इस निबंध को आप पढ़िए ध्यानपूर्वक, ठीक है, 1 या 2 बार, और उसके बाद व्याकरण की कॉपी में आप इसी को आधार बनाकर और स्वयं निबंध लिखने का प्रयास करिए। अगर आप स्वयं निबंध लिखने का प्रयास करेंगे तो वास्तव में आप इसका सही अभ्यास कर पाएंगे। ठीक है, और इसके साथ हमने कहा है कि पेज नंबर 129 यानी पेज नंबर 129, पेज नंबर 129 पर अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत एक पत्र दिया गया है। अपने मित्र को पत्र लिखकर इंटरनेट के प्रयोग से होने वाले लाभ और हानियों पर प्रकाश डालिए। साथ में उसे यह भी बताइए कि इसका सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। इस विषय पर आपको अपना पत्र लेखन करना है। इसको भी आप चाहें तो पुस्तक से पढ़कर और उसके बाद उसको लिख सकते हैं। ठीक है, पत्र लेखन में बहुत आवश्यक है कि आप पत्र लेखन के प्रारूप पर ध्यान दें, यानी पता कहाँ लिखना है, अभिवादन कैसे करना है, किस स्थान पर करना है, ठीक है, संबोधन कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, तो इसका बहुत अधिक ध्यान रखेंगे। और आगे की कक्षाओं में हम आपको पत्र लेखन के विषय में जब पढ़ाएंगे सविस्तार, तो वहां आपको फॉर्मेट भी यहाँ बोर्ड के माध्यम से भी बता देंगे और आप उसको लिख लीजिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, तो यह सब त्रुटियां भी आपसे नहीं होंगी। ठीक है, अदिति मिश्रा, कोई प्रश्न? सुप्रभात सर। सुप्रभात। सर, जो अनौपचारिक पत्र आपने लिखने के लिए दिया है सर, उस पत्र के अंत में सर फिर लाघव चिन्ह ब, लाघव चिन्ह स करके कुछ लिखा है सर, उसका मतलब क्या है? जैसे वो नाम है, आप अपना वहां नाम लिख सकती हैं, शुभाकांक्षी अदिति मिश्रा। अब वो कोई एक नाम नहीं लिखना चाहते तो अ ब स हो जाता है। ठीक है, अब चूंकि अगर मान लीजिए कि इसी तरह से पत्र आ गया आपके बोर्ड में, ठीक है, तो वहां हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, इसलिए अ ब स या अंग्रेजी में ABC या XYZ इस तरह से लिख दिया जाता है, क ख ग लिख दिया जाता है। आप इसमें अपना नाम इसके स्थान पर लिख सकते हैं। आदर्श तिवारी। Sir, can you please tell what is the portion for the first semester? What is the portion for the first semester? ठीक, तो इसको भी हम अगली कक्षा तक अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी हमने आपसे बताया था कि पहले ही बताया था कि साहित्य में पाठ 1, 2 दोनों ही खंडों के अंतर्गत, यानी पद्य में पाठ 1 और 2 और गद्य में भी पाठ 1 और 2, इसका हम लोगों को अध्ययन करना है। ठीक है, पद्य में हम लोगों ने दोनों पाठों का अध्ययन कर लिया है, गद्य में हम लोगों ने एक पाठ का अध्ययन किया है, उस पाठ का भी आगे हम दूसरा जो पाठ है मेरे ख्याल से काकी, उसका अध्ययन हम आगे कर लेंगे और सिलेबस भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अदिति पांडे जी, पूछिए। Sir, good morning, sir. जी Sir, I have to ask that we have to write our full name or only means first name.
और फुल नेम। केवल आप अपना एक नाम लिखिए, अदिति, बस। ठीक है, जातिवाद से बचिए। अक्षरा। Good morning, sir. बात। Sir, what we will write on the heading in the copy? अध्याय 1 निबंध लेखन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस आप सीधे निबंध लेखन लिखकर और शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसको अध्याय में बांटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ओके सर। ठीक। आदर्श। वैभव। Sir, in formal letter we have to write our full name, na? इन Formal letter. हाँ, जब फॉर्मल लेटर आएगा तो उसके बारे में भी हम बता देंगे। ठीक है, हम यही आपसे कहते हैं कि शिक्षक पर आप विश्वास रखिए, जैसे जैसे आपको शिक्षक बताते हैं उसी के अनुसार कार्य करते जाइए। अब समस्या यह है कि जब एक ही साथ आप अनेक विषयों का, अनेक संदर्भों के बारे में जानकारी रखेंगे तो वहां अधिकतर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, तो प्रयास यही करिए कि क्रम से हम लोग उसको पढ़ते चलें और जानते चलें। ठीक, दोनों में आप अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन बस उसमें हमने आपको पहले ही बताया कि जैसे जैसे अगर पढ़ा जा रहा है, अभी मान लीजिए सबसे पहले अनौपचारिक पत्र दिया गया है तो उसके प्रारूप को ही केवल ध्यान दें, और बाद में जब औपचारिक पत्र पे हम लोग पहुंचेंगे तो उसके प्रारूप के अनुसार आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या हमको लिखना है और क्या किस चीज से हमको बचना है। ठीक है, और क्या परिवर्तन भी हुआ है पत्रों के प्रारूप में। विंस्टन पूछें। Sir, Hindi one copy also we have to submit. शुरू में फिर हमने बताया था कि हिंदी 1 की कॉपी जब आपसे कही जाएगी तो आप सबमिट करिएगा, क्योंकि अभी समय नहीं है। आज 17 तारीख है, 3 दिन बाद आपको कॉपी सबमिट करनी है। ठीक है, और 3 दिन में आप इतना नहीं लिख पाएंगे व्याकरण की कॉपी में कि कॉपी आपकी सबमिट कराई जाए, और हम इतना कार्य भी आपको नहीं देना चाहते कि 4-5 आपको निबंध दे दें, 4-5 पत्र लेखन देके और हम बैठ जाएं और आप आराम से परेशान होकर लिखते रहें, तो आपको अधिक असुविधा ना हो, इसलिए हमने यह कहा है कि एक एक निबंध, एक एक पत्र लेखन आप लिखते चलिए। इसके बाद की कक्षा में आपको व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित, अपठित पद्यांश से, गद्यांश से संबंधित भी प्रश्न दिए जाएंगे, और दूसरी बार जब आपकी कॉपी और वर्कबुक सबमिट कराया जाएगा उसमें आपसे मांग लिया जाएगा। ठीक है, हिंदी वन कॉपी सबमिट नहीं करना है अभी नहीं, जब हम आपसे कहेंगे तब आप सबमिट करेंगे। उर्वशी। Sir, what is the maximum word limit for letter writing? What is the maximum word limit? मतलब कितने शब्दों में लिखना है? देखिए, आप जब उसको आपके व्याकरण की पुस्तक में जब देखेंगी तो उसमें पत्र लेखन, प्रस्ताव लेखन सबके विषय में बताया गया। हालांकि इसमें यह नहीं कहा गया है कि कितने शब्दों में लिखना है, लेकिन कुछ उसका प्रारूप बोर्ड ने अब निर्धारित कर दिया है, कम से कम 150 शब्दों में होना चाहिए, कम से कम 150 शब्दों। ठीक है, तो यह मान के चलिए कि एक पूरा पेज जो आपके परीक्षा की कॉपी होती है, ठीक, वह एक पूरा पेज आपके पत्र लेखन में होना चाहिए। ओके, थैंक यू। मतलब एक पेज पर आपका पत्र समाप्त हो जाए, ऐसा प्रयास करिए। और यदि विषय में आप बहुत अधिक जानकारी रखती हैं, सही तथ्य जानती हैं, तो आप दूसरे पेज पर भी पहुंच सकती हैं, लेकिन केवल उतना ही लिखें जो उपयोगी हो। आप में से बहुत से विद्यार्थी हैं जो एक ही बात को, हमने कहा है आपसे 6, 7, 8 में भी कई बार कहा, एक ही बात को दोहरा के बार बार वो लिख देते हैं कि परोपकार से बहुत लाभ होते हैं, इसलिए हमें परोपकार करना चाहिए, परोपकार करने से हम दूसरों की सहायता करते हैं, इसलिए हमें परोपकार करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत लाभ होते हैं। अब लेके एक ही लाइन को आप रगड़ते जाते हैं, लिखते जाते हैं, तो इस तरह के पुनरावृत्ति से बचने का प्रयास करिए। इससे आपकी भाषा का जो सौंदर्य है, उसकी सुंदरता है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए।
मेरे ख्याल से समय समाप्त हो चुका है और मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल एकदम सही है। तो अभी तक आप लोग म्यूट थे, अब मेरे म्यूट होने का टाइम आ गया है। तो इन दोनों ही प्रश्नों को आप अपने व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। प्रयास आप ये करिए कि सुंदर राइटिंग में लिखें। व्याकरण की कॉपी में भी कवर होना चाहिए, स्टिकर होना चाहिए, नाम होना चाहिए, कक्षा, सेक्शन, विषय सब होना चाहिए। अंदर के पेज पर प्रयास करिए कि हिंदी में भी आप नाम लिखिए अपना, जिससे कि पत्र लेखन या बाकी कई जगहों पर जब हिंदी में लिखने की बात आती है तो बहुत से विद्यार्थी हैं जो अपना नाम अभी भी शुद्ध रूप से लिख नहीं पाते, ठीक है। तो इस तरह की त्रुटियों से और इस तरह के उपहास से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पुनरावृत्ति या अभ्यास के माध्यम से इन सब गलतियों को सुधार लें। मिलते हैं अगली कक्षा में नए विषय के साथ, और तब तक आप सबके परिवार सहित आपके सुस्वास्थ्य की सुमंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।